all are liking my courses, and if you are doing so, follow me by clicking the green button given below, and along with that do like the video also. So today we'll be starting with the time after the death of Chaucer, after 1400 till the time of Elizabethan age. So after the Anglo-Saxon period हमने क्या पढ़ा था? The Middle English period. तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या था, वो एक्चुअली डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में. मिडिल इंग्लिश पीरियड जो कि चौसर से पहले एक फेज़, फिर एट द टाइम ऑफ चौसर, द एज ऑफ चौसर जो हमने पढ़ा वो उसका सेकंड फेज़. अब जो चौसर से लेके एलिजाबेथन तक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी इट्स थर्ड फेज़. तो हम मिडिल इंग्लिश पीरियड को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब थर्ड फेज़ पे आए हैं हम, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ चौसर टिल the time of Elizabeth. So, there was a great pause after the age of Chaucer in the literature and especially in terms of poetry. अब चौसर की डेथ के बाद क्या हुआ, that there came a great pause. जो राइटर्स आए उनके बाद उनको अब इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, एंड साथ ही साथ दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट चौसर रोट. उन्होंने चौसर का राइटिंग स्टाइल तो देख लिया, एंड दे स्टार्टिंग इमिटेटिंग हिम. उसको इमिटेट किया जिस तरह से चौसर लिखते थे, बट चौसर की जो जीनियस थी, जो थीम्स थी, वो चीज़ों को वो राइटर्स कॉपी नहीं कर पाए. सो देयर वॉज अ लिटरेरी बैरननेस. पोइट्री वॉज नील इन दिस पीरियड. पोइट्री वॉज कम्प्लीटली नील. द राइटर्स डिडंट हैव एनी नॉलेज कि पोइट्री किस तरह से लिखी जाती है. जस्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, उन्होंने पोइट्री को जिस तरह से चौसर लिखते थे उसे कॉपी करना शुरू किया, बट दे वर नॉट एट ऑल एबल टू राइट इट द सिमिलर वे. प्रोज आना शुरू हुआ, बट दैट वॉज नॉट ऑल्सो टिल दैट एक्सटेंट. तो क्या हुआ एक्चुअली में कि जो चौसर की रेपुटेशन थी, जो चौसर ने एक अपने टाइम पे ऑरा बनाया था, दैट वॉज नॉट देयर आफ्टर हिज डेथ. वो देखा गया एक्चुअली में स्कॉटलैंड में. स्कॉटलैंड में कुछ राइटर्स थे जिन्होंने चौसर को इमिटेट किया, एंड दैट वाज एक्चुअली अ प्रॉपर इमिटेशन ऑफ हिज वर्क. वो एक्चुअली में उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू दिखाया कि चौसर अभी भी अलाइव है. चौसर्स वर्क वाज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड एनी मोर. चौसर के वर्क्स को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी. एज आई टोल्ड यू, द चर्च एक्सर्टेड ग्रेटर इन्फ्लुएंस अपॉन द पीपल. अब चौसर से पहले जो टाइम था जैसे चर्च की पावर थी, चर्च के पास पूरी अथॉरिटी थी, वेरस चौसर के टाइम पे रेनेसा केम और लोगों को नॉलेज आई, उन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू की. बट उनकी डेथ के बाद द सिचुएशन टर्न टू बी द सेम. लोग फिर से उसी सिचुएशन में आ गए, चर्च के पास फिर से सिमिलर पावर्स आ गई. वो लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने लगा, और क्लर्जी क्लास को फिर से पावर मिल गई कि वो लोगों को डोमिनेट कर सके. सो एज द चर्च टोल्ड, पीपल स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट. लोगों ने वैसे ही वैसे बिहेव करना शुरू कर दिया. फिर से अब डायलेक्ट में इशू आना शुरू हो गए. द क्लर्जी क्लास वॉज द ओनली लर्नड क्लास एंड प्रमोटेड राइटिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. अब इस टाइम पे जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, दे वर जस्ट रिलीजियस, क्योंकि क्लर्जी क्लास जो थी, दे ओनली प्रेफर्ड कि रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाएं, लोग सिर्फ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें और उन्हें किसी और चीज़ की बिल्कुल नॉलेज ना हो. तो इसलिए लैटिन और फ्रेंच को फिर से प्रेफरेंस मिली और इंग्लिश फिर से सप्रेस होने लगी. नाउ अगेन, एज I told you that English became to be suppressed and Latin became the language of the clergy. So what were the writers of the time doing? वो क्या कर रहे थे कि चौसर के जो वर्क्स थे, जो कि उन्होंने ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश में लिखे थे, तो उन्हें कन्वर्ट करके भी वो लेटिन में लेके आ रहे थे, जस्ट टू शो द डोमिनेंस ऑफ लेटिन. और इंग्लिश को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, दे वर कन्वर्टिंग ऑल दोज वर्क्स ऑल्सो इन लेटिन. देन फ्रेंच वॉज अगेन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स. तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, तो यू शुड बी क्लियर विद द फैक्ट कि उस टाइम पर क्लर्जी जो थे, क्लर्जी क्लास, दे यूजुअली प्रेफर्ड द लेटिन लैंग्वेज, और जो कोर्ट क्लासेस थे लाइक द किंग एंड द नाइट्स, दे प्रेफर्ड
the language of French. Then again, Christianity was the dominant religion. Since the church was a dominant power, तो Christianity dominant religion था, और mostly जो लोग थे they were either converting to Christianity or they were following it. तो जैसे कि हमने पहले देखा, जो पूरा मिडिल इंग्लिश पीरियड था, पूरे मिडिल इंग्लिश के ड्यूरिंग कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहे, कभी 100 ईयर वॉर, कभी पीजेंट्स रिवोल्ट, और इस तरह के इवेंट्स की वजह से जो इम्पैक्ट था वो उन कंट्रीज़ के लिटरेचर पे भी पड़ता रहा. सो दिस इज़ व्हाट made the age of Chaucer also to be called as the age of transition or the age of turbulences. तो इन मिडिल एजेस में क्या हो रहा था कि चेंजेस भी काफ़ी सारे कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे थे, एंड साथ ही साथ डिस्टर्बेंसेस बहुत थी. सो जैसे कि हमने फर्स्ट फेज़ में देखा, तो बिफोर द एज ऑफ चॉसर एक पीजेंट्स रिबेलियन चला था, जो चलाया था किसने? वॉट टाइलर ने. सो सिमिलरली आफ्टर द डेथ ऑफ चॉसर एक और ऐसा रिबेलियन चला जो कि शुरू किया था जॉन केड ने, जिनका कि नाम जैक केड भी था. ही वॉज द लीडर ऑफ राइजिंग ऑफ 1450, और इस रिबेलियन का नाम था केड्स रिबेलियन. सो आफ्टर द 100 ईयर वॉर, जो 100 ईयर वॉर चल रही थी, जो एक सीरीज़ ऑफ वॉर थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो कि हमने इनिशियली पढ़ा था मिडिल इंग्लिश पीरियड में. 100 ईयर वॉर के बाद इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई कि उसको रिकवर करने के लिए जो अथॉरिटीज़ थी और जो किंग थे उस टाइम पे, जो रूलर थे, हेनरी 6, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिससे कि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लाई होने लगे ऑन द नॉर्मल पब्लिक, ऑन द लेमैन. तो दे वर वेरी मच अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस थिंग. जितना वो अर्न करते थे उससे ज़्यादा तो उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे. सो व्हाट हैपेंड, वन डे जॉन केड, ऑल्सो नोन एज जैक केड, उन्होंने अपनी कंट्री में, वो एक आयरिश मैन थे, तो अपनी कंट्री जिस टाइम पे जहाँ पे वो रह रहे थे, कैंट में, एक रिबेलियन लेके आए अलॉन्ग विथ सम अदर पीजेंट्स. उन्होंने लड़ाई शुरू की जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी उसके साथ, और वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मारने के बाद दे ऑल वेंट टू लंदन टू फाइट अलॉन्ग विथ हेनरी 6. तो इनके जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ, एक अपराइजिंग हुई, एक गवर्नमेंट में टेंशन अराइज हुई, और इस टेंशन की वजह से स्टार्ट हुई वॉर ऑफ रोजेस. The story of the rebellion was dramatized in Henry VI by William Shakespeare. अब विलियम शेक्सपियर का जो फेमस प्ले था हेनरी 6, उसमें भी ये केड रिबेलियन की स्टोरी नरेट की हुई है. सो जो नेक्स्ट मेजर इवेंट था जो हुआ इस फेज़ में, वो था द वॉर ऑफ रोजेस. तो द वॉर ऑफ रोजेस और केड्स रिबेलियन, ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूलेशन प्रॉब्लम्स अराइज हुई, जिसका इम्पैक्ट की लिटरेचर पे भी वहाँ पे नज़र आया. सो वॉर ऑफ रोजेस क्या था? इट वाज अ सीरीज ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर फॉट बिटवीन हाउस ऑफ लैंकास्टर, जिसका सिग्नल था दैट वाज रिप्रेजेंटेड एक्चुअली बाय रेड रोज, एंड हाउस ऑफ यॉर्क दैट वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ वाइट रोज फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. तो जैसे मैंने आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो इवेंट्स में बताया था कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, तो उसमें एक ये भी इवेंट था वॉर ऑफ रोजेस. तो ये एक वॉर थी जो 30 ईयर्स के लिए चली थी, हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में. किस चीज़ के लिए? इंग्लैंड की जो गद्दी, इंग्लैंड की जो थ्रोन थी उसको लेने के लिए. तो ये कैसे हुआ? अब एडवर्ड 3 जो थे, उनके 3 बेटे थे, जॉन ऑफ गॉन्ट, एडमंड और ड्यूक ऑफ ग्लॉचेस्टर. तो इनके बीच में चल रहा था कि कौन अब एडवर्ड 3 की डेथ के बाद उनकी थ्रोन को ऑक्यूपाई करेगा. बट बीच में ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि रिचर्ड 2 जो किंग है वो आ जाते हैं. सो देन दिस वॉज हाउ रिचर्ड 2 ने थ्रोन ऑक्यूपाई की हाउस ऑफ लैंकास्टर की. फिर उसके बाद कुछ टाइम तक ही केप्ट ऑन रूलिंग, और इन जो 3 सन थे बाकी एडमंड 3 के, उनके बीच में लड़ाई चलती रही कि रिचर्ड 2 के साथ.
but no one was able to take the throne from him. And finally, what happened? Henry 6I. He's not Henry 7, I'm sorry, he's Henry 6, and this is Richard 2. सो हेनरी 6I, जो कि ट्यूडर किंगडम से बिलोंग करते थे, एंड वो लैंकेस्टर्स की साइड ही थे, उनके एक रिलेटिव थे. तो उन्होंने आके रिचर्ड 2 से लड़ाई की, एंड देन ही टुक ओवर द थ्रोन. एंड विद द कमिंग ऑफ हेनरी 2 केम द ट्यूडर एज. अब ट्यूडर एज क्या है? यूजुअली ट्यूडर एज का मेंशन नहीं किया जाता है बुक्स में या हिस्ट्री की बुक्स में कहीं पर, बट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एज. और ये एज चली थी विद द कमिंग ऑफ हेनरी ट्यूडर, दैट इज़ हेनरी 6, नॉट हेनरी 7, इट्स हेनरी 6. इन्होंने अर्ल ऑफ लैंकास्टर की तरफ से, जो हाउस ऑफ लैंकास्टर है उनकी तरफ से वॉर जीती थी, द वॉर ऑफ रोजेस. फिर उसके बाद जो इनका किंगडम था, जो इनके आगे डायनेस्टी थी, उन्होंने आके रूल किया था. इन्होंने डिफीट किया था किसको? रिचर्ड 2 को. देन आफ्टर दिस हेनरी ट्यूडर के जो आगे हायरार्की आई, दैट इज़ हेनरी 8 एंड क्वीन एलिजाबेथ 1. तो उन्होंने आके इंग्लैंड की थ्रोन पे सबसे ज़्यादा रूल किया. तो जो ये वॉर ऑफ रोजेस थी ये चली 1455 से लेके 1485 तक. कितनी देर के लिए? फॉर अबाउट 30 ईयर्स. फिर 1485 से लेकर 1603 तक चला ट्यूडर रूल. और इस ट्यूडर रूल के विद इन एलिजाबेथन पीरियड भी आता है. क्यों? बिकॉज हेनरी ट्यूडर की हायरार्की में क्वीन एलिजाबेथ भी आती है. So she also falls somewhere under the category of this Tudor period. That was from 1485 till 1603. Now coming over to the social background of the age. जो social background था, तो that was also in a very bad condition because the standard of education was low. पढ़ने के लिए, जो हायर लर्निंग के लिए सिर्फ जो क्लर्जी क्लास थी, जो रिलीजियस क्लास थी, उनको अलाउड था ज़्यादा पढ़ना. जो बाकी लोग थे उनके लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए थे और कुछ नहीं. बाकी पोएट्स वर बिजी इन राइटिंग सेटायर्स, पेस्टोरल पोएट्री एंड अक्लॉग्स, जो कि यूजुअली क्राइस्ट को या रिलीजियस चीज़ों के लिए डेडिकेट होते थे वर्क्स, वो लिखे जाते थे. So that people only get the knowledge of religious writings और उनको बाकी किसी और चीज़ की अवेयरनेस ना मिले. So that is why such works were written. Freedom of free thinking was lost. अब लोगों को जो चर्च था, that didn't allow people to think for themselves. They were just allowed to think as much as the church allowed them to think. चर्च जो उन्हें सिखाता था तो वो उतना ही सीखते थे. उनके लिए अगेन जैसे चौसर के टाइम से पहले होता था, दैट लाइफ इज़ नथिंग बट सैल्वेशन, वही चीज़ आ गई फिर से इस टाइम पर भी. पीपल जस्ट वांटेड लाइफ टू एंड इन हेवन, बस उतना ही था उनकी लाइफ में. राइटर्स ऑफ द एज वर मेनली पुअर इमिटेटर्स ऑफ वॉर्न आउट थिंग्स. अब ये लोग जो थे, दे वर इमिटेटिंग चौसर, उसके राइटिंग स्टाइल को कॉपी कर रहे थे, बट जो थीम्स ये चूज़ कर रहे थे, they were not at all good. Like that of Chaucer's time, इनकी themes totally worn out थी. And the age was particularly known for its literary barrenness.